हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए कि एरोमेटिसिटी जो टर्म है स्टार्टिंग में ये ऐसे यौगिकों के लिए यूज की जाती थी, ऐसे गुणों की व्याख्या के लिए यूज की जाती थी जिसमें या तो बेंजीन वलय प्रेजेंट हो या बेंजीन वलय का वह संघनन तंत्र हो। ठीक है, तो कैसे ऐसे यौगिकों के लिए, ऐसे यौगिकों गुणों के लिए यूज की जाती थी जिसमें या तो बेंजीन वलय हो या बेंजीन वलय का कोई संघनन तंत्र उसमें विद्यमान हो। ऐसे यौगिकों के गुणों की व्याख्या के लिए एरोमेटिसिटी टर्म यूज की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे खोज हुई तो बाद में पता चला कि सिर्फ बेंजीन वलय युक्त यौगिक ही एरोमेटिक नहीं होते, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड भी एरोमेटिक होते हैं। तो जो पुरानी धारणा है वो खत्म कर दी गई क्योंकि उसके विपक्ष में काफी सारे प्रमाण मिले। तो जो आज की धारणा है कि हम किसको एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, वो कौन कौन से लक्षण हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड में उपस्थित होने चाहिए, वही एरोमेटिक कहलाएंगे। वो कौन से लक्षण हैं वो हम अभी देखते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड के जो गुण होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम एरोमेटिसिटी कहते हैं। तो देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड में कौन कौन से मुख्य लक्षण हैं जो कि उपस्थित होने आवश्यक है। तो देखो कैसे। तो एरोमेटिक कंपाउंड की जो अभिलाक्षणिक लक्षण है उसका पहला लक्षण है वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड, वो कैसा होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए, अर्थात समतलीय होना चाहिए। ठीक है, समतलीय होना चाहिए अर्थात प्रत्येक जो कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए अर्थात वो समतलीय होना चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए। थर्ड, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। इसमें क्या होता है, 4n+2 5 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, क्या 4n+2 5 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होनी चाहिए जो कि डिलोकलाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो n का मान होता है 0, 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं हम। तो हमें मिलता है 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई। ये इलेक्ट्रॉन्स वहां प्रेजेंट होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है उसमें साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए। साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए मतलब जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से वो कॉन्जुगेशन में भी हो। ठीक है, और वो वहां पर रेजोनेंस शो करे। तो ये साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, ये एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उसके ये मुख्य लक्षण है कि ये लक्षण उसमें होने ही चाहिए। नेक्स्ट, जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ये तो हमें पता चला कि ये ऐसे ऐसे ये हैं जिनमें कि एरोमेटिक कंपाउंड में ये सब लक्षण होने चाहिए। फिर इसी तरह टर्म होती है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और एक होती है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसमें क्या कंडीशन होती है कि भाई साइक्लिक होना चाहिए, वही प्लेनर होना चाहिए। लेकिन जो हकल रूल है वो एंटी एरोमेटिक के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन ना होकर क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहां इनका मान 1, 2, 3, 4 होता है। ये 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए। ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की लक्षण है। एक हुआ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, तो वो कंपाउंड जिसमें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक जैसे लक्षण नहीं पाए जाते हैं
जो समतलीय नहीं होता है, चाहे वो साइक्लिक हो सकता है, चाहे उसमें रेजोनेंस प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन माना कि वो क्या होता है, इसमें कोई कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज आ गया तो वो समतलीय नहीं होगा। समतलीय होने के लिए प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज होना आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के जो कंडीशंस है वो हमने देखे। अब हम इसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यदि हमें पूछा जाए कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड। फिर उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, फिर इसके बाद होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, अब हम कुछ उदाहरण द्वारा एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अच्छा, एक और बात करते हैं, जो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर ये साइक्लिक है तो ये जो इनका अभिलाक्षणिक गुण है, अभिलाक्षणिक अभिक्रिया, उसको भी ये प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे अगर हम बेंजीन रिंग वाली कोई एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं तो वो ESRE संपन्न होती है। वहां पर ऐसा नहीं होता है कि द्विबंध है तो वहां पर एडिशनल रिएक्शन हो जाए। ठीक है, कैसे रिएक्शन संपन्न होती है, वहां पर ESRE संपन्न होती है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई बेंजीन रिंग वाला कोई कंपाउंड है और वहां पर एडिशनल रिएक्शन संपन्न हो जाएगी तो उसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि एडिशनल हो जाएगा अगर, तो क्या होगा, पाई बंध हट जाएगा। पाई बंध हटने पर वो जो कार्बन है वो sp2 की जगह sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो वहां पर फिर एरोमेटिक कंपाउंड की जो आवश्यक शर्त है वो खत्म हो जाएगी और कंपाउंड की एरोमेटिसिटी भी खत्म हो जाएगी और इसके स्थायित्व भी कम हो जाएगा। इसलिए जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन को नहीं छोड़ते हैं, उसी को दर्शाते हैं। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं और उसको देखते हैं कि इनमें कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक और कौन एंटी एरोमेटिक है। तो देखते हैं। हम इसकी बात करें कार्बोकेटाइन की, साइक्लिक कार्बोकेटाइन को देखो, ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तीनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब ये कैसा है, प्लेनर है। सेकंड, ये कैसा है, साइक्लिक है। फिर इसमें साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है नहीं है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं है। तो देखते हैं हम, यहाँ पर आपके पास में कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं। और आपको पता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये किसकी शर्त को फॉलो करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड की शर्त को फॉलो करते हैं। तो ये कैसा कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, कैसा हुआ ये, एरोमेटिक। ठीक, आगे देखते हैं। यहां पर हमने बनाई है पिरिडीन। इसमें देखो, ये जो नाइट्रोजन की लॉन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर इसका कोई यहाँ रोल नहीं है। तो बाकी पाई इलेक्ट्रॉन्स देखिए जो कि कॉन्जुगेशन में भी हो, रेजोनेंस शो कर रहे हैं। यहाँ पर कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला साइक्लिक प्लेनर जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, एरोमेटिक। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये देखो, ये साइक्लिक है, इसमें प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि प्रत्येक कार्बन कितने सिग्मा बंध बना रहा है, 3। ऐसा स्ट्रक्चर है इसका। तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो तो वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि ये हकल रूल जो कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला है उसकी
है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ये फ्यूरेन है। ठीक है, जब यहाँ रेजोनेंस होगा तो ये जो लोन पेयर है ये भी इसके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, और जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा वो पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट होता है, और जो नहीं करता है, जो लोकलाइज रहता है, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर हम पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना होगा, ये 2, ये 4 और ये 6, कितने हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, प्रत्येक ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन में कैसा हाइब्रिडाइज है sp2। क्यों, ये तो लॉन पेयर है जो कि किसमें भाग ले लेगा रेजोनेंस में, तो वो तो पाई बॉन्ड का निर्माण कर रहा है, और हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करते हैं। तो 1 2 3 इसके पास कौन सा है हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। बाकी सारे कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब प्लेनर है। ये कैसा है, साइक्लिक है। ये हकल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा है, एरोमेटिक। ठीक है, हम बाकी और भी उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का हमें पता चलता है। जैसे ये दोनों देखो, प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, साइक्लिक है। ठीक है, अब हम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो ये कौन से वाले हकल रूल को फॉलो करता है, एरोमेटिक वाले हकल रूल को फॉलो करता है, तो ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। अब हम नॉन एरोमेटिक भी कुछ देखते हैं कि नॉन एरोमेटिक कैसे होते हैं। तो देखिए, यहां पर देखो, ये जो कंपाउंड है ये साइक्लिक है। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज है, नहीं है। ये देखो, ये जो दोनों कार्बन है कैसे हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है, और sp3 हाइब्रिडाइज होंगे तो क्या ये प्लेनर होगी, नहीं होगा। तो ये कैसा कंपाउंड है, ये है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस तरह आपने देखा कि अगर साइक्लिक, प्लेनर, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि एरोमेटिक वाले हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो वो होगा एरोमेटिक। यदि 4n वाला हो तो वो होगा एंटी एरोमेटिक, और इस तरह अगर sp3 हाइब्रिडाइज आ गया वो होगा नॉन एरोमेटिक। तो इस तरह से, और इन सभी के जो ये गुण है इसी को क्या कहते हैं, एरोमेटिसिटी। ठीक है, 2-3 उदाहरण कुछ और देखते हैं हम। देखिए कौन से उदाहरण है, टॉलुइन की बात करें तो ये तो बेंजीन का ही उत्पन्न है, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा, उससे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह अगर हम थायोफिन की बात करें तो वो भी क्या होगी, एरोमेटिक होगी, किसी की तरह, उसी फिरोन की तरह। एजोल भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सारे के सारे एरोमेटिक में पढ़ते हैं हम, क्योंकि ये एरोमेटिक वाले जो लक्षण है उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये हुआ आपका एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक कंप्लीट। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, उसका काफी सारा सिलेबस हम देख चुके हैं। इसके बाद हमें देखनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ देखना है फील्ड इफेक्ट, जिसमें हम देखेंगे ऑर्थो इफेक्ट, कुछ और भी समूह है उसको हम देखेंगे। ये लेंगे हम आपकी अगली क्लास में। थैंक यू।